सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में और इसमें ये भी देखेंगे कि इसमें प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, मेंस के लिए हमें कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। विशेषकर जो हमारा ये वीडियो होगा प्री 2022 को ध्यान में रख के ही होगा और इसमें हमें इस टाइम कौन से टॉपिक कहाँ से कवर करने चाहिए, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे क्वेश्चन की बात करें, प्रीलिम्स में आधुनिक भारत से जो क्वेश्चन आते हैं, स्पेक्ट्रम से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इस समय यदि आप पढ़ो तो मेरा आपको एक सजेशन होगा कि आप स्पेक्ट्रम की ओर ही जाना। मेरा अनुभव ये नहीं है कि मैं अदर आपको रिसोर्सेज बताऊं, जो हमेशा मैं करता आया हूं वही आपको इसमें बताने वाला हूं। और 10 से 12 क्वेश्चन आपके यहाँ से आधुनिक भारत से आते हैं जिनको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, रिसोर्सेज क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, यदि आपने ये ओल्ड वाली एनसीईआरटी देखी हो, ठीक है, हम इसकी कंटेंट की बात करते हैं। इनके राइटर आप जानते हो, विपिन चंद्र है, ठीक है। ये काफ़ी फेमस एनसीईआरटी किताब है और ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है। आपको कहीं भी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी या मुखर्जी नगर से आप मंगा सकते हो। तो ये किताब बहुत अच्छी है, इसको मैंने बहुत बार पढ़ा है और हमेशा अच्छी इसकी फीलिंग आती है कि यार पढ़ के इसका एक कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसकी ओर जा सकते हो यदि आपके पास टाइम हो तो। और इस बार आप 2022 में दे रहे हो, आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप चाहो तो केवल स्पेक्ट्रम पे जा सकते हो। वैसे ये किताब ऐसी है कि आप इसको एक दिन में पढ़ सकते हो, मतलब इतना कोई इसमें भारी भरकम चीज़ नहीं है। 1 या 2 दिन में आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। तो आपकी मर्जी है कि आप ये ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो या नहीं पढ़ो। वैसे हमेशा मैं कहता हूँ टाइम हो तो पढ़ो और विशेषकर यदि आप ये वीडियो 2023 और 24 की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट देख रहे हैं तो बिल्कुल आप एक एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। कई बार ये होता है कि इंग्लिश मीडियम में आजकल जैसे तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की जो बुक पढ़ते हैं उसके लिए भी जा सकते हो। यदि आप वो पढ़ते हो तो फिर ये मत पढ़ना ना, क्योंकि फिर आपका कंटेंट बार बार ज़्यादा चीज़ें आप कवर करने लग जाओगे, फ़ायदा नहीं होगा उससे, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये मैंने बहुत पहले पढ़ रखी है, कई बार पढ़ रखी है। तो मैं जैसे अभी 2022 प्री पास में, तो मैं ये एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, अभी स्पेक्ट्रम पढ़ूंगा और स्पेक्ट्रम पर हमेशा आप जानते हो सब टॉपर्स भी कहते हैं, इस पर आप विश्वास कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम जैसे सेलेक्टिव चीज़ों की ओर जाते हैं कि हमें इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है, कौन से इसमें चैप्टर छोड़े जा सकते हैं। तो जैसे हम अभी कंटेंट की बात करें तो आप एक काम कर सकते हो कि जैसे आज़ादी के बाद वाले जैसे टॉपिक है ना, स्वतंत्रता और उसके बाद में जो विकास है, चाहो तो ये टॉपिक अभी छोड़ सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक आप इन टॉपिक की हम बात करें तो ये मेंस के अंदर आते हैं। प्री के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं या होते नहीं है। तो जैसे मेरा भी अनुभव ये कहता है कि इस समय इनको छोड़ा जा सकता है। थोड़ा सा इसमें जैसे संविधान निर्माण की बात है तो ये तो हम लक्ष्मीकांत बुक में पढ़ लेते हैं। विदेश नीति वैसे भी इस समय प्री में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये विदेश नीति वगैरह ये प्री में मेरे हिसाब से कोई काम की नहीं है। तो आपका कितना समय बच जाएगा, यानी आप ये मान के चलो जैसे यहाँ तक 600 पेज तक हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। बाकी के आपके 200-300 पेज बच गए और आपका टाइम बच गया, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो जैसा मैं करने वाला हूँ। मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ, अदर स्टूडेंट या अदर टॉपर क्या करते हैं उसका मुझे आइडिया नहीं है। जो मैं हर बार पढ़ता हूँ जिससे मुझे फ़ायदा मिलता है, और स्पेक्ट्रम का ये है, जैसे मैं 2 चीज़ बताता हूँ आपको। एक तो लक्ष्मीकांत बुक है और ये स्पेक्ट्रम है। मैं अपना बताऊँ तो इनमें से जितने क्वेश्चन आते हैं वो गलत नहीं होते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आजकल कहीं से भी आ जाते हैं तो उनका तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि यदि आधुनिक भारत और जैसे हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं पॉलिटिकली, ये 2 टॉपिक हम पढ़ते हैं या 2 चीज़ें बड़ी कवर करते हैं, तो यहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कवर होते हैं। और प्री मेरा जो प्री निकलता है, जैसे 4 बार प्री निकला, तो मैं मानूँगा कि आधुनिक भारत और संविधान की वजह से काफ़ी बड़ा मुझे सपोर्ट मिला है। तो मैं अपना अनुभव इसमें बता सकता हूँ आपको। और इसके अलावा जैसे हम टॉपिक की बात करें कि जैसे शुरुआत में हम ये टॉपिक देखते हैं, जैसे आप जैसे पहले चैप्टर इसमें देखना, तो इस चैप्टर में से भी क्वेश्चन आने लगे हैं कि कहीं से कुछ पूछ लिया जाता है, तो हम इनमें रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। आप इनको पढ़ना मेरे हिसाब से शुरुआत से जो 600 पेज है, जैसे मैं अपना अनुभव बताऊँ आपको कि मैं कैसे पढ़ूंगा इसको। जैसे इसमें मैंने डिसाइड कर लिया कि इसमें 600 पेज मुझे पढ़ने हैं, ठीक है। तो जैसे अभी मैं केवल स्पेक्ट्रम ही पढ़ूंगा, बीच में और कोई टॉपिक नहीं लाऊंगा। बाकी जैसे करंट अफेयर या न्यूज़पेपर पढ़ना वो तो जारी रहेगा। जैसे इसमें मैं टारगेट रखूंगा अपनी कि यार मुझे 6 या 7 दिन के अंदर ये किताब कंप्लीट कर लेनी है। जैसे एवरेज रहेगा कि हम घंटे के 10 पेज पढ़ते हैं, दिन में 10 घंटे पढ़ाई होती है, तो हम 100 पेज कवर कर सकते हैं। और इस समय मैं अपना कह सकता हूँ कि यार इतने दिन क्या हो रहा था कि पढ़ाई जैसे 6-7 घंटे रेगुलर चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे प्री पास जाएगा ना, तो फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि उस समय फिर घंटों में पढ़ाई नहीं होती है। उस समय तो बस जो आपने टारगेट लिया है कितने पेज आज मुझे पढ़ने हैं तो पढ़ने ही है, ऐसा कर सकते हैं। तो मैं अपना कह सकता हूँ कि इसमें मैक्सिमम 10 दिन लग सकते हैं, मैक्सिमम। वैसे टारगेट ये रहेगा कि इसको 6-7 दिन में खत्म किया जाए, ठीक है। तो आराम से पढ़े जा सकते हैं, ऐसा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी है, फैक्ट है। जिनको अंडरलाइन करना है, रट्टा मारना है। और रही बात नोट्स बनाने की, ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, खुद एक नोट्स सही है एक तरह से। क्योंकि नोट्स जैसे मैं अपना बताऊं, मैं नोट्स किन चीज़ों का बनाता हूं, जैसे मुझे
एनसीईआरटी पढ़नी है। अब 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा है, जिनको रिवाइज करना मुश्किल काम है तो उनके नोट्स बना लिए। लेकिन जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं या स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो इनका नोट्स बनाना मुझे भी उतना कोई व्यवहारिक नहीं लगता। तो मैं क्या करता हूँ, आपने देखा होगा, देखो अंडरलाइन कर रखी है, हाईलाइट कर रखा है। तो जब हम पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें लगता है कि एग्जाम में आ सकती है या पहले भी पूछी जा चुकी है, एक आइडिया रहता है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है, तो उनको मैं हाईलाइट कर लूँगा। और मेंस की जहाँ तक बात आती है, मेंस में यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपकी सोच और आइडिया से हो सकते हैं, उसमें ज़्यादा नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे आपने जीएस फेस्ट में आधुनिक भारत का देखा होगा, तो जीएस फेस्ट में आधुनिक भारत के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो अपनी रेंज में होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ से उठा के कुछ भी पूछ लिया। तो मेरा अनुभव ये रहता है कि मैं इसके नोट्स नहीं बनाऊंगा। आप में से कोई कमेंट भी मत करना कि सर स्पेक्ट्रम के नोट्स दो, इतना समय भी नहीं है, प्री के लिए फोकस होकर पढ़ना है, टारगेट पढ़ना है, टाइम कम है। जैसे आने वाले 60 दिन है तो उसमें से 40 दिन में पूरा सिलेबस खत्म करना है, फिर जो भी 20-25 दिन बचते हैं उनमें रिविजन करना है। तो अभी यही फार्मूला रहता है कि जितना हो सकता है सिलेबस आप कवर करो। तो मेरे हिसाब से आप जैसे आप देख लो यहाँ पे, जैसे मैं पहले पढ़ते आया हूँ कि ऐसे अंडरलाइन करके या हाईलाइट करके जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, जिनको मैं रिवाइज करने वाला हूँ, उनको मैं हाईलाइट करके पढ़ूंगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। तो ऐसा ही आप कर सकते हो। देखो आप पूरी देख सकते हो, मैंने पहले पढ़ रखी है, कितनी बार पढ़ रखी है मुझे लगा। और जहाँ पे मेंस का काम का तो मैं वहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे लिख रखा है प्री प्लस मेंस, ये मेंस में काम का है। तो मेंस के समय जब मैं रिवाइज करूंगा इसको तो मैं वही टॉपिक देखूंगा जहाँ पे मैंने ये लगा रखा है कि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तरीका आप अपना सकते हो मेरे हिसाब से। इसके अलावा जैसे मेंस के लिए तो एक चीज़ और भी रहती है कि मेंस में जैसे कोई चैप्टर लास्ट में एंड हो रहा होता है, ठीक है, तो लास्ट के अंदर सारांश, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना, प्री के लिए भी ध्यान रखना, जो लास्ट में जैसे चैप्टर एंड होता है उसके लास्ट में सारांश जो होता है इसका ना, एक साथ दिया होता है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं, उनको रिवाइज के लिए आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। रिवाइज ऐसे कर सकते हो, तो जो चैप्टर में आपने हाईलाइट किया उनको रिवाइज करना, और चैप्टर के लास्ट में जो इंडेक्स दे रखा है उनको जरूर रिवाइज करना। और इवन मेंस के अंदर भी कई बार सीधा जो हम रिवाइज करते हैं कि जो भी हमें चीज़ चाहिए, कि जैसे पुर्तगालियों का है इसमें कंटेंट तो पूरा दिया रहता है, तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। जैसे मेंस के लिए मैं ये पॉइंट लेकर रखता हूँ या प्री के लिए ऐसे रखता हूँ कि हाँ यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये आप ऐसा कर सकते हो। और इसके अंदर विशेषकर आप ध्यान रखना, जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये ध्यान में रखना 1857 के बाद में, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं तो उनको तो आप बिल्कुल छोड़ना भी मत। 1857 के बाद में जैसे एक विशेषकर एक तो ये होता है ना कि आपने कितने विद्रोह देखे होंगे, कितने किसान आंदोलन देखे होंगे या जनजातीय विद्रोह देखे होंगे, आदिवासी विद्रोह जैसे, है ना, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए। इसके अलावा जैसे थोड़ा सा ये होता है कि युद्ध वगैरह थोड़े से टफ होते हैं इनको रटना, तो इनको आप चाहो तो छोड़ सकते हो या आपकी मर्जी कर लेना, और कोई रिस्क नहीं लेना, क्या पता क्वेश्चन आ जाए वहाँ से। तो मेरा तो ये मानना है कि 600 पेज हैं, 600 पेज पढ़ने में 6 दिन लगेंगे। और इसमें विशेषकर ये जो है ना सुधार आंदोलन, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको पता है कि जैसे कोई विद्वान है, उनका कोई या तो किसी संगठन से जुड़ा हुआ पूछ लेंगे, या उनकी कोई पुस्तक का नाम है वो पूछ लेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है। तो इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप किताबें पढ़ने और सुनने का शौक रखते हो तो आप कुकू एफएम पर जाकर आधुनिक भारत से जुड़ी हुई कई ऑडियो बुक और समरी सुन सकते हो। जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप भगत सिंह और राजगुरु की ऑडियो बुक सुन सकते हो। बहुत ही शानदार कंटेंट है जो आपके नॉलेज को भी बढ़ाएगा, साथ में आपके प्रैक्टिकल ज्ञान को भी बढ़ाएगा। कुकू एफएम के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये मेड इन इंडिया ऐप है जिसको 4.5 की स्टार की रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक ऑडियो बुक और समरी सुनने को मिल जाएगी। वैसे तो इनका साल भर का प्राइस 399 रुपये होता है, लेकिन अभी एक शानदार ऑफर चल रहा है फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए। आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है DG50 और आपका प्राइस हो जाएगा 199 रुपये। यानी कितना अच्छा है कि एक बुक की प्राइस में आप साल भर यहाँ पे ऑडियो बुक लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हो। यदि आप चेकआउट करना चाहते हो तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन तो आपको छोड़ना ही नहीं है, वहाँ से तो इतने मतलब कर्मिक रूप से कौन सी घटना है उसका क्रम पूछा जा सकता है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन से लेकर आपको बिल्कुल गांधी युग जो आता है वहाँ से लेकर आपको जैसे साइमन कमीशन वगैरह, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको हमें छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी है, एक बार इसमें मेरा तो अनुभव ये कहता है कि बार बार रिविजन भी नहीं करना होता है, 1-2 बार रीडिंग मारेंगे अपना काम बन जाएगा, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाल ही के दिनों में ऐसा होता है कई बार कि 1-2 क्वेश्चन इस किताब से बाहर आए तो अलग बात होती है, उसमें भी थोड़ा कॉमन सेंस टेक्निक अपनाओगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप जरूर देख लेना। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट इस किताब में है, जो लास्ट में ये इंडेक्स दिए हुए है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना। कि जैसे हम आते हैं यहाँ पे, जो ये यहाँ पे सारणियाँ दी गई है, ठीक है, वापस आप जैसे 780 पेज पे आओगे, बीच में जो आपने ये देखा होगा विदेश नीति वगैरह, ये छोड़ देना, बिल्कुल स्किप कर देना। ये टॉपिक पढ़ने हो तो बाद में मेंस के लिए पढ़ लेना, लेकिन प्री के लिए मत पढ़ना, ठीक है। अब लास्ट में जैसे इंडेक्स आ गया, लास्ट में एक तरह से आप ये कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा फैक्ट दिए हुए हैं, और ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। आप इसको पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा यार यूपीएससी ने यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आप और भी बहुत सारे फैक्ट हैं,
इनको बिल्कुल आप इनको तो आप ऐसा कह सकते हो कि रट्टा मारना है। जैसे यहाँ पे जो भी और भी जैसे आधुनिक भारत से प्रसिद्ध जो भी केस हुए हैं, उनमें क्या-क्या मतलब कहाँ-कहाँ घटना घटी है, ये मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएँगे, तो इनको भी मत छोड़ना। क्योंकि यहाँ से कई बार देखा गया ना कितने विद्वानों के संगठन, उनकी मैंने अभी बताया आपको कि जो भी विचारधारा है उनकी, उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनको रट्टा ही मारना, और कोई उपाय नहीं, इनको 4-5 बार आपको रट्टा मारना पड़ेगा। तो इसके क्या नोट्स बनाओगे? जैसे इसके नोट्स बनाने ब बैठ गए आप, तो 10 दिन आपके नोट्स बनेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? मेरा भी ये रहेगा, मैं नोट्स नहीं बनाऊँगा, इसलिए आप इसकी डिमांड भी मत करना। और इसके अलावा आप ये बताना कि आपको ये पता लग गया है कि आज की स्पेक्ट्रम कैसे पढ़नी है, आधुनिक भारत की कौन-से रिसोर्सेज़ आपको अपनाने हैं। यदि आपको इसमें हेल्प मिली है तो यार वीडियो को लाइक, शेयर करना, और एक बार कमेंट ज़रूर करना कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा, आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है? तो मिलते हैं एक और वीडियो में। इसके अलावा आप कमेंट कर सकते हो कि आपको इस समय प्रीलिम्स के समय कौन से टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है? और आपकी आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और मेरे अंदर भी ये फीलिंग और आत्मविश्वास है कि मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है? इस बार अच्छा करेंगे 2022 में सब मिलके। धन्यवाद।